अब नोड में कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक फ्लो देखना चाहेंगे कि क्लाइंट और सर्वर में क्या फ्लो होता है। तो सबसे पहले जब हम एक फॉर्म भरते हैं या किसी तरह का भी डेटा क्लाइंट में पुट करते हैं और उसको सर्वर पे भेजते हैं, तो हमको एक डेटा भेजना है, उसके साथ उसकी आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। और इस सब को कौन प्रोसेस करेगा सर्वर साइड पे, वो सब काम वेब सर्वर फ्रेमवर्क का होता है। तो यहाँ पे हम नोड विद Express.js फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। तो Express.js वो फ्रेमवर्क है जो नोड के ऊपर वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा, जिससे इजीली आप ये डेटा एक्सेस कर पाओगे कि क्या भेजा गया है, क्या एक्स्ट्रा डेटा है और क्या रिस्पॉन्स करना है। ये सब चीजों के इजी फंक्शन आप बना पाओगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं जो सर्वर में होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से जो चीज भेजी जाती है उसको रिक्वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो डेटा है, जब आप http google.com या ऐसा कुछ टाइप करते हो तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो वेब सर्वर के पास जाता है। सर्वर जो डेटा वापस भेजता है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन के फ्लो में जब आप देखोगे, जैसे आपने google.com पुट किया तो शुरू में एक रिक्वेस्ट गई, लेकिन एक्चुअली में अगर पूरा वेब पेज लोड करना है तो कई बार बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं और उसके बाद में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं और उन सब रिस्पॉन्सेज के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा वेब पेज दिखाई देता है। यानी एक इमेज, एक जावास्क्रिप्ट फाइल, एक CSS फाइल के लिए भी एक अलग अलग रिक्वेस्ट जा सकती है। बट ये ध्यान देना है कि जितनी रिक्वेस्ट होंगी उतने ही रिस्पॉन्स होंगे, यानी 1 रिक्वेस्ट इज 1 रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एक इक्वालिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो है वेब सर्वर का पोर्ट। तो पोर्ट एक तरह का एक वर्चुअल चीज है, क्योंकि ये हार्डवेयर में नहीं होता, ये USB पोर्ट की तरह नहीं है। एक वर्चुअल चीज है जिसमें आपका जो भी डेटा है वो कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जैसे वेब सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80, तो अगर 80 पोर्ट ओपन नहीं है या उस पे आपका सर्वर नहीं चल रहा है तो हो सकता है HTTP से कॉल करने पे आपके पास डेटा नहीं आए, क्योंकि क्रोम बाय डिफॉल्ट या कोई भी ब्राउजर समझता है कि HTTP पे कोई डेटा जा रहा है तो 80 पोर्ट पे ही जाएगा। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो 80 पोर्ट पे जाती है और उससे रिस्पॉन्स बाद में चला जाता है। अगर आप 80 की जगह किसी और पोर्ट पे भेजते हो तो उसमें हो सकता है उसको वेब सर्वर मिले ही नहीं या वो एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। पोर्ट एक तरह का इंटरफेस है कम्युनिकेशन का, अगर वो ओपन नहीं है या किसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है या आप गलत पोर्ट पे सर्वर चला रहे हो तो हो सकता है आप सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। Node.js एक तरह का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जैसे कि आप जावा और इन रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में जानते होंगे, जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट को कंपाइल या इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। एक्सप्रेस एक्चुअली एक टूल किट है जिससे हम वेब सर्वर के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेस सर्वर में हम सबसे पहले कुछ चीजें बनाना चाहते हैं जिनको हम कहेंगे एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या है? जब आप कोई डेटा भेजते हो तो सर्वर पे वो डेटा रिसीव होने के लिए उसके पास कुछ पाथ्स होने चाहिए। इन पाथ्स को एंड पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि अगर होम है, लॉगिन है, लॉग आउट, यूजर, फॉरगॉट पासवर्ड, तो इस तरह के कुछ पाथ आप बनाओगे कि इसी तरह की रिक्वेस्ट ये सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है और किसी तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जनरली ये स्लैश पाथ्स होते हैं और इन्हीं पे ही आप डेटा एक्सेप्ट करते हो। तो इसको समझते हैं ये कैसे होता है। अगर कोई आप एंड पॉइंट देख रहे हो तो एंड पॉइंट जनरली सर्वर का URL प्लस एंड पॉइंट पाथ होगा। सर्वर का URL आप जैसे api.google.com, ये एक सर्वर का पाथ है, यानी आपको पता है कि ये सर्वर है, इसका ये URL है। उस सर्वर के अंदर अलग अलग पाथ हो सकते हैं, जैसे कि आपके अलग अलग फोल्डर के पाथ होते हैं वैसे ही अलग अलग पाथ हो सकते हैं। जैसे /user, तो आपको पता है कि जो भी रिक्वेस्ट इस पाथ पे जा रही है उसका कुछ अलग तरह से कोड आपको लिखना है। तो इन चीजों को एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो जैसे api.google.com/user/login, इस तरह के एंड पॉइंट्स आपके सर्वर पे हो सकते हैं। इन्हीं एंड पॉइंट्स पे सर्वर किसी चीज का रिस्पॉन्स देता है। अगर आप गलत एंड पॉइंट पे नॉक कर रहे हो तो सर्वर कोई रिप्लाई नहीं करेगा। और अगर आप प्रॉपरली किसी चीज का ऑथेंटिकेशन आपके पास नहीं है, सपोज लॉगिन ही एक पाथ है जो हो सकता है आपको बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करने को मिले, और उसके बाद जैसे आप किसी साइट पे जाते हो बाकी सारी चीजें लॉगिन के बाद ही पॉसिबल हो पाती हैं, तो हो सकता है बाकी सारे एंड पॉइंट्स तब तक के लिए आपके लिए क्लोज्ड हों। तो एंड पॉइंट्स वो चीज है जिससे आप एक तरह से सर्वर के अंदर एंटर हो सकते हो या आप अपना डेटा पहुंचा सकते हो। तो ये एंड पॉइंट्स आपने देखे कहां? फ्रंट एंड में ये एंड पॉइंट्स कहां होते हैं? तो अगर आपने फॉर्म का कोड देखा होगा तो उसमें एक एक्शन होता था, तो ये एक्शन उसी चीज को पॉइंट कर रहा है, यानी सर्वर के उस URL को पॉइंट कर रहा है जहां आप डेटा भेजना चाहते हो। तो इसी चीज को आप एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। अभी ये स्लैश लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव टू सर्वर है, मतलब ये अगर आप google.com पे हो तो ये google.com/login बोल रहा है। तो जिस भी साइट पे आप हो उसके हिसाब से रिलेटिवली /login उसको यूज कर लेगा। अगर आपको एक सर्वर से दूसरे पे डेटा भेजना है जो कि मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है, उस केस में आप एक फुल पाथ भी दे सकते हो, जैसे कि api.google.com/login। तो इसमें आपका ये रिलेटिव नहीं है, आप चाहे किसी भी साइट पे इस फॉर्म को पुट किए हुए हो, ये google.com पे ही लॉगिन रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी उसी एंड पॉइंट पे कॉल करेगा। तो ये एक तरह से एब्सोल्यूट या फुल URL है सर्वर का। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी।
कि आप कहाँ पे अपना डेटा भेज रहे हो। तो ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीकों से आप एंड पॉइंट्स को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ जैसे सपोज api.google.com एक सर्वर है और उस पे आप कुछ डेटा भेजना चाह रहे हो। आपने फॉर्म में डेटा सबमिट किया और आपके पास एक एंड पॉइंट है /login, उस पे आप ये डेटा भेज देते हो। तो गूगल आपको एक रिस्पॉन्स देगा, वो सर्वर। ये जो रिस्पॉन्स है ये किसी भी तरह का हो सकता है और इससे हो सकता है आपके पास एक वेब पेज लोड हो जाए। तो एंड पॉइंट्स और एपीआई में क्या डिफरेंस है? एपीआई मोस्टली एंड पॉइंट्स ही होते हैं, बट वो ओपन होते हैं दुनिया के लिए। लाइक आप गूगल की कोई एपीआई यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में और उससे कुछ फंक्शनलिटी, जैसे आप सपोज गूगल से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना चाहते हो किसी प्लेस का, तो हो सकता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन सी सिटी है ये आपको नहीं पता, पर गूगल से आप पूछ सकते हो कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन सी सिटी है। तो इसके लिए आप एपीआई यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम ही है। आप गूगल पे भेजोगे रिक्वेस्ट और गूगल का सर्वर यहाँ पे जैसे लॉगिन है, इसकी एपीआई अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो आपको एक रिस्पॉन्स देगा। और रिस्पॉन्स जनरली एक कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होगा, जैसे कि जेसन। तो जेसन में डेटा है तो वो आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो। तो एपीआई काफी ओपन इंटरफेस है, आप वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन कहीं पे भी इस डेटा को यूज कर सकते हो। तो एपीआई प्राइवेट भी हो सकती है, किसी किसी को इसकी एक्सेस दी जा सकती है, या पब्लिक भी हो सकती है। तो एपीआई एक टर्म है जिसमें सर्वर अपनी कुछ फंक्शनैलिटी को आपको दे रहा है एक ओपन इंटरफेस के जरिए। अब हम थोड़ा डीप में समझते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। तो HTTP रिक्वेस्ट जो आप जनरली करते हो वो एक तरह से आपका डेटा पहुंचा रही है सर्वर तक, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो आप देख सकते हो एक HTTP रिक्वेस्ट पैकेट में 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक है रिक्वेस्ट लाइन, इसमें जनरली ये लिखा होता है कि ये पोस्ट है, गेट है, किस तरह की रिक्वेस्ट है। दूसरा है किस एंड पॉइंट पे जा रही है। नेक्स्ट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपके ब्राउजर के बारे में, जैसे आपका ब्राउजर नेम हो सकता है, आप किस तरह का कंटेंट वापस एक्सेप्ट कर रहे हो, या आपकी लैंग्वेज कौन सी है ब्राउजर पे जो आप यूज कर रहे हो, ताकि सर्वर उसके हिसाब से आपको कंटेंट भेजे, या कोई कुकी इन्फॉर्मेशन, यानी ऑलरेडी आप लॉग्ड इन हो या नहीं सर्वर पे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्वर को भेज सकते हो। ये हेडर्स हैं। देन बॉडी में वो डेटा हो सकता है जो आप एक्चुअली भेजना चाह रहे हो, जैसे कि अभी मैंने लॉगिन पासवर्ड भेजा। ये एक तरह से बॉडी में तो आपको दिखेगा नहीं डायरेक्टली, बट आप पैकेट चेक कर सकते हो अपने ब्राउजर पे, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो। तो हर रिक्वेस्ट इसी तरह की होती है, बट हाँ उसमें डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो हम देखते हैं HTTP रिक्वेस्ट कितनी तरह की हो सकती है। तो वैसे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट टाइप है, पर हम कुछ कॉमन ही डिस्कस करेंगे। गेट सबसे कॉमन टाइप है। गेट आप तब यूज करते हो जब आपको कोई रिसोर्स डाउनलोड करना है, एक तरह से सिंपली डाउनलोड करना है और आप कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनली भेजना नहीं चाहते, या वो काफी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए उसका नाम भी गेट रखा गया है। बट एक्चुअली में एक रिक्वेस्ट ही है। इसमें आप HTML, CSS, इमेज, जावास्क्रिप्ट ऐसे कोड जब भी डाउनलोड करना चाहते हो साइट से, तो मोस्टली गेट रिक्वेस्ट ही होती है। पोस्ट एक दूसरी तरह की रिक्वेस्ट है। ये जब आप कुछ तरह की डेटा एंटिटी सबमिट करना चाहते हो, जैसे फॉर्म सबमिट करना चाहते हो अपना नेम वहां पे, या लॉगिन करना चाहते हो, तो उस केस में आप जब डेटा भेज रहे हो सर्वर पे, तो उस केस में आप पोस्ट यूज करते हो। है ये भी एक रिक्वेस्ट, लेकिन इसमें आप डेटा थोड़ा सा हिडन रखते हो। फॉर्म्स और इमेज अपलोड, इन सब में आप पोस्ट यूज करोगे। पुट एक तरह की रिक्वेस्ट है जब आप यूज करते हो जहां आपको कोई चीज को रिप्लेस करना हो। सपोज आप अपना पुराना नेम अपडेट करना चाहते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, एक तरह से आप किसी डेटा को रिप्लेस करना चाहते हो सर्वर पे, तो मोस्टली एक तरह से पोस्ट जैसा ही काम है कि सर्वर पे आप डेटा भेज रहे हो। लेकिन पुट एक स्पेशल केस है, ये प्रॉपरली बताएगा सर्वर को कि आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हो। तो ये एक तरह से बहुत प्रॉपर कोड अगर आपको लिखना है तो आपको पुट रिक्वेस्ट करनी चाहिए जब आप कुछ रिप्लेस या अपडेट करना चाहते हैं। डिलीट एक तरह का रिक्वेस्ट है जिसमें आप किसी रिसोर्स को डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते हो। पैच एक तरह की रिक्वेस्ट है जब आप पार्शियली कुछ चीज मॉडिफाई करना चाहते हो, न कि कंप्लीटली रिप्लेस, तो हम पैच यूज करते हैं। तो पुट एंड पैच में यही डिफरेंस है कि पुट पूरी तरह से रिसोर्स को चेंज कर देता है, और पैच हो सकता है उस रिसोर्स में कुछ पार्ट को चेंज करने के लिए आप यूज कर रहे हो। तो जिस तरह से HTTP रिक्वेस्ट का एक पैकेट होता है, वैसे ही HTTP रिस्पॉन्स का भी एक पैकेट होता है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उसको हम देखते हैं। सपोज आपने डेटा भेजा और वो आपके पास एक रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। स्टेटस लाइन, जिसमें आप सबसे पहले एक कोड देते हो कि किस तरह का स्टेटस सर्वर से आया है, यानी सर्वर ने आपका डेटा तो भेजा है, लेकिन वो डेटा क्या ओके है, या फिर कुछ एरर है, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है, या सर्वर पे कोई प्रॉब्लम है। तो वो स्टेटस कोड काफी चीजों को के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके आगे एक स्टेटस टेक्स्ट भी होता है, जैसे ओके या पेज नॉट फाउंड, इस तरह का। फिर हेडर्स होता है सर्वर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या उस कंटेंट के बारे में, जैसे सर्वर यहाँ पे एक्सप्रेस है, कंटेंट इसने जो भेजा है वो HTML है, कंटेंट की लेंथ 1000 बाइट्स है, और ये कंटेंट एक्सपायर हो जाएगा इस तारीख को। तो ये एक पास्ट डेट है, यानी ये कभी एक्सपायर ही नहीं होगा, ऐसा कुछ हैक उन्होंने यूज किया है। बट
कई बार एक्सपायर डेट 1 घंटे बाद हो तो हो सकता है कि आपका ब्राउजर कैशिंग ना करे और नया कंटेंट हर बार रिफ्रेश करे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है हेडर में अबाउट द कंटेंट, अबाउट द सर्वर, जो ब्राउजर आपका यूज कर सकता है। बॉडी वो पार्ट होता है जिसमें आपका मेन कंटेंट, मेन रिस्पॉन्स आया। जैसे आपने HTML पेज मंगाया है तो वो पूरा कोड उसके अंदर होगा, या आप JSON डेटा मंगा रहे हो तो वो उसके अंदर होगा, या फिर आप एक जावास्क्रिप्ट CSS फाइल या इमेज मंगा रहे हो तो वो बॉडी के अंदर होगा। तो ये एक तरह का कंटेनर जिसके अंदर आपका रियल डेटा जो आपने मंगाया वो होगा। तो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो स्टेटस हैं जिसको देख के आप ये बता सकते हो सर्वर आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। एज ए डेवलपर आप सर्वर अपना इसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टेटस भेजें। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन स्टेटस को समझें और उस हिसाब से ही अपना कोड डिजाइन करें, या समझें कि सर्वर में क्या प्रॉब्लम है या आप क्या डेटा गलत भेज रहे हैं। तो ऐसे कुछ कोड्स को हम देखते हैं जो नॉर्मली यूज आते हैं। तो 200 सीरीज में ज्यादातर सक्सेस स्टेटस भेजे जाते हैं। 300 सीरीज में रीडायरेक्शंस भेजे जाते हैं। जब कोई चीज सक्सेस नहीं हुई है, काइंड ऑफ सक्सेस है बट आपको एक पेज से दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दिया गया है। 400 ऐसी सिचुएशन में भेजा जाता है जब वो बता रहा है कि क्लाइंट की तरफ से कुछ एरर है, यानी आपने गलत डेटा भेजा या आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम। 500 मतलब सर्वर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हो सकता है सर्वर की साइड ही हो, या सर्वर कुछ रिस्ट्रिक्शन में है, या वो उस पर कोई बग क्रिएट हो गया है तो उस वजह से सर्वर एरर्स आती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 200 ओके, जब मोस्टली जब भी कोई चीज आप डाउनलोड कर पाते हो तो वो ओके होता है। 201 क्रिएटेड, मतलब जब भी आप कुछ डेटा भेज रहे हो, उससे एक साइन अप कर रहे हो, एक नया अकाउंट बन गया है तो 201 आता है। 202 एक्सेप्टेड। तो इस तरह के कुछ कोड्स हैं जो सक्सेस की सीरीज में हैं। ऐसे 301 ये मूव्ड परमानेंटली, मतलब ये साइट जो आपने अभी खोली है वो एक्चुअली में उसका डोमेन नेम या उसका नाम चेंज हो गया है और वो आपको दूसरी साइट पे मूव कर देगा। काइंड ऑफ वही अब उसका नया एड्रेस है। 302 मतलब फाउंड, वो साइट आपको फाउंड हो गई है। 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट, यानी आपने कुछ ऐसा डेटा भेजा जो प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर्मेट में नहीं है। 401 अनऑथराइज, मतलब आप उस चीज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। 403 कि किसी तरह से आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इवन दो वो जानता है कि आप कौन हो, फिर भी आप फॉरबिडन हो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। 404 जो सबसे कॉमन है वो है नॉट फाउंड, कि वो रिसोर्स आपको मिला नहीं है या नहीं दिया जा सकता है। तो कई बार आप किसी पेज पे जाते हो और आप रॉन्गली क्लिक कर देते हो तो वहां पे नॉट फाउंड आता है, क्योंकि एक तरह से वो या तो हिडन है सर्वर पे, तो सर्वर आपको कह रहा है कि वो चीज है ही नहीं, या फिर मोस्टली हो सकता है कि आपने गलत URL टाइप कर दिया है तो इस वजह से सर्वर कह रहा है कि वो चीज एक्चुअली में नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि आपकी तरफ से क्या एरर है या लिंक गलत हो सकता है। ऐसे ही 405 में होता है मेथड नॉट अलाउड, मतलब कई बार आप गेट पोस्ट में कंफ्यूज करते हो और दूसरे मेथड से वो रिक्वेस्ट करते हो तो वो पूरा मेथड ही ब्लॉक किया हुआ है सर्वर ने, तो हो सकता है पोस्ट मेथड उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे अप्लाई आप नहीं कर सकते। सर्वर एरर में जैसे इंटरनल सर्वर एरर सबसे कॉमन है जो मोस्टली वो थ्रो करता है, या फिर 502 बैड गेटवे, जब हो सकता है कि आपका सर्वर बंद हो या सर्वर के बीच में जो प्रॉक्सी है वो बंद हो, उसकी वजह से बैड गेटवे आ रहा है और आप सर्वर को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, इवन दो हो सकता है सर्वर चल रहा हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए